हेलो प्यारे बच्चों, आज अपन बात कर रहे हैं विद्युत द्विध्रुव के बारे में। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है और विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर या निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलो अपन बात कर रहे हैं विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो जानना, यदि दो आवेश, जैसे मान लो ये मेरे पास एक आवेश है प्लस क्यू, एक दूसरा आवेश ले लिया मैंने, परिमाण समान होना चाहिए माइनस क्यू। यदि इनके बीच की दूरी अल्प हो, इस अल्प दूरी को आप 2d मान सकते हो, या फिर आप l मान सकते हो, या फिर आप 2a मान सकते हो। अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे रहे हैं, यानी ये दूरी कैसी रहेगी, अल्प दूरी रहेगी। अल्प दूरी। यदि दो आवेश है, दो आवेश परिमाण में क्या होना चाहिए, समान होने चाहिए। परिमाण में दोनों क्या होने चाहिए, समान, और दोनों के बीच की दूरी अल्प होनी चाहिए, यानी बहुत ही कम होनी चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। तो वो क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। तो विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या बोलेंगे, दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति। विपरीत प्रकृति का मतलब हो गया एक प्लस हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा माइनस। दो समान परिमाण में विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, यह व्यवस्था क्या कहलाती है, विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। ये व्यवस्था क्या कहलाती है, विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। अब जानना, यहाँ पर कुछ टीचर्स 2d का यूज करते हैं बीच की दूरी को, कुछ टीचर l का यूज करेंगे और कुछ टीचर 2a का यूज करेंगे। तो अपन जानना 2a यूज करेंगे, बीच की दूरी क्या होगी 2a के बराबर मान के चलेंगे, यानी बीच की दूरी 2 है, उसके आधार पर करने वाले। तो हेडिंग डालो विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो, तो उसे अल्प दूरी पर हो तो उसे उस व्यवस्था को दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो तो उस व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब जानना यह किस प्रकार होगा, एक आवेश रहेगा प्लस क्यू, दूसरा आवेश रहेगा माइनस क्यू, और दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी 2 है। दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 2 है। ये व्यवस्था क्या कहलाएगी, विद्युत द्विध्रुव है। एक जानना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। पेपर में विशेषकर आपको ध्यान देना है कौन सी परिभाषा पूछी गई है, विद्युत द्विध्रुव की पूछी गई है या फिर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की पूछी गई, इसका विशेषकर जानना। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या होगी, विद्युत द्विध्रुव के दो आवेश है प्लस क्यू और माइनस क्यू, उसमें से कोई सा भी एक आवेश लेंगे, तुम कोई सा भी एक आवेश लेंगे क्यू इंटू इन दोनों के बीच की दूरी। अभी कैपिटल क्यू लिया तो यहाँ पर कैपिटल क्यू लिख देता हूँ, क्यू इंटू इन दोनों के बीच की दूरी। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी मानी है, 2a मानी है, तो 2a से गुणा करेंगे, बराबर क्या लिखेंगे, p वेक्टर। विद्युत द्विध्रुव कैसी राशि है, सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव कैसी राशि है, सदिश राशि है। और विद्युत द्विध्रुव की दिशा जानना क्या होती है, माइनस क्यू से क्या होगी, प्लस क्यू की ओर होगी। विद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या होगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। तो जाना दो समान परिमाण के आवेश अल्प दूरी पर स्थित हो तो यह व्यवस्था क्या कहलाएगी, विद्युत द्विध्रुव।
और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण लेंगे, कोई सा भी परिमाण ले सकते हैं क्योंकि दोनों परिमाण में क्या होंगे? बराबर। उसको किसके साथ में गुणा करेंगे? इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी से गुणा करेंगे और इसका गुणनफल ही क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। गुणनफल ही क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसकी परिभाषा लिखो, किस प्रकार लिखते हैं? विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी विद्युत दूरी का गुणनफल, कोमा लगा के लिखेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। जानना बच्चों, पेपर में क्या पूछा जाता है? कभी कभार विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा पूछी जाती है, कभी कभार विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। दोनों की परिभाषा अलग अलग है, दोनों को सम्मिलित नहीं करना है, एक नहीं मानना है। विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा हो जाएगी, दो समान परिमाण के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, ये व्यवस्था क्या कहलाएगी? विद्युत द्विध्रुव। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? यानी इस विद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश का परिमाण लेंगे, या तो प्लस क्यू का परिमाण ले लो या फिर माइनस क्यू का परिमाण लेंगे, तथा उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल, यानी उस आवेश को किससे गुणा कराएंगे? 2a से गुणा करेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये राशि कैसी होगी? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। और इसका एक परिमाण ले लिया मैंने, Q × 2 है, Q × 2 है। इस चीज को जाना, ये 2a क्या टोटल दूरी है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, और Q क्या हो जाएगा? आवेश हो जाएगा, ये 2a दोनों आवेशों के मध्य की दूरी है। अब बात करें इसका मात्रक, तो मात्रक जाना, एक मात्रक था डिबाई। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक मात्रक क्या होता है? डिबाई होता है। एक मात्रक क्या होगा? डिबाई होगा। और दूसरा, इसके एमकेएस पद्धति का यूज कर सकता हूँ। एमकेएस पद्धति में क्या? आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। तो दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम × मीटर, कूलाम × मीटर। दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम × मीटर। इस चीज को जानना। दिशा क्या होगी? दिशा यहां पर लिख देता हूं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, जाना विद्युत आघूर्ण की दिशा लिख रहा हूं -q से। दिशा क्या होगी? -q से +q की ओर। दिशा क्या होगी? माइनस आवेश होगा, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर रहेगी। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर रहने वाली है। बात करेंगे डिबाई और कूलाम के बीच में जो रिलेशन है, डिबाई बराबर होता है 3.3 × 10⁻³ कूलाम × मीटर। ये डिबाई और कूलाम के बीच में रिलेशन रहता है। तो यहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन है पूछो, सिंपल सी परिभाषा है, पेपर में बहुत बार पूछी जाती है। इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर या फिर निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर आपको उसके साथ में डेरिवेशन के साथ में हमेशा देखने को मिलेगा या तो विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा या फिर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। अच्छे से पढ़ना है, पेपर में क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, उसके बाद उसका आंसर करना है। कौन सी परिभाषा पूछी गई उस परिभाषा का आपको जवाब देना है। ऐसा नहीं है विद्युत द्विध्रुव की पूछे आप विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिख के आ जाओ, या फिर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की पूछे आप विद्युत द्विध्रुव के लिख के आ जाओ, तो वहां पर आपको गलती नहीं करनी है। और इसके मात्रक की बात करेंगे, मात्रक ऐसा ही मात्रक बोल देते डिबाई हो जाएगा। और एमकेएस पद्धति में यहाँ से आप मात्रक बना सकते हो। क्यू आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, 2 है दूरी है बीच की, तो मीटर, कूलाम × मीटर। बात करेंगे ये राशि कैसी है? सदिश राशि है। कैसी राशि होगी? सदिश राशि, क्योंकि वेक्टर लगा दिया तो यहाँ से पता चल जाना चाहिए सदिश राशि है। कैसी राशि होगी? सदिश राशि। कैसी राशि होगी? ये सदिश राशि होगी।
और दिशा क्या होगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, यानी दिशा कौन सी होगी, ये वाली होगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। और डिबाई और कूलाम मीटर में क्या रिलेशन रहेगा, 3.3 × 10⁻³ कूलाम मीटर एक डिबाई के बराबर होता है। अब अपन बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ध्यान रखना, एक चीज और नोट डाल के लिख लो, जो विद्युत द्विध्रुव है तो यहां से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1-2 पॉइंट, तो यहां पर साथ में लिख देता हूं, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। विद्युत द्विध्रुव विद्युत का उदासीन होता है। विद्युत द्विध्रुव क्या होगा, विद्युत का उदासीन होता है। पहला ही पॉइंट लिखता हूं, विद्युत द्विध्रुव है, द्विध्रुव है विद्युत का उदासीन होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जितना धन आवेश उतना ही क्या होगा, ऋण आवेश होगा। और धन आवेश और ऋण आवेश का जब बीजगणितीय योग करेंगे तो कुल आवेश होगा, जो समेशन योग करेंगे बीजगणितीय योग, तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। और शून्य होने का मतलब क्या हो जाएगा, विद्युत का उदासीन। शून्य का मतलब क्या हो जाएगा, विद्युत का उदासीन है। अब एक चीज और है, अपने अभी तक नहीं पढ़ा है लेकिन फिर भी यहाँ पर पॉइंट बता देता हूँ। यदि किसी बंद पृष्ठ में विद्युत द्विध्रुव को रखा जाए, विद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है, तो पारित विद्युत फ्लक्स लिख देता हूं, पारित विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। शून्य होगा। इस चीज को जानना, अभी फ्लक्स के बारे में अभी नहीं बताया, फ्लक्स के बारे में आगे बताएंगे, लेकिन ये पॉइंट अभी आप दिमाग में फिट करके रख लो। यदि कोई बंद पृष्ठ है, जैसे ये कोई बंद पृष्ठ है, इसमें एक विद्युत द्विध्रुव रख दें, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव रखते हैं, इससे पारित फ्लक्स यानी कुल फ्लक्स जो बाहर जाने वाला होगा और अंदर प्रवेश करने वाला होगा, सदैव क्या होगा, समान होगा। और जब योग गढ़ेंगे, बाहर जाने वाले को प्लस रखेंगे, अंदर आने वाले को माइनस रखेंगे, तो बीजगणितीय योग शून्य हो जाएगा और पारित फ्लक्स क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब अपन बात करें विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष या निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अपन बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों ध्यान रखना, विशेषकर इसमें जो डायग्राम होगा और थ्योरी होगी इसकी डेरिवेशन की, वो एक ही है, सिमिलर है। डायग्राम समझ में आ गया तो थ्योरी एज इट इज समझ में आ जाएगी। अब देखो, सबसे पहले अपन डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद उसकी थ्योरी लिखेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले जो डायग्राम रहेगा वो क्या रहेगा, मैंने मान लिया ए बिंदु है और दूसरा बिंदु बी है। ए और बी पर, ए पर मैंने माइनस क्यू आवेश स्थापित कर दिया, बी पर प्लस क्यू आवेश स्थापित कर दिया। बी पर क्या स्थापित कर दिया, प्लस क्यू आवेश स्थापित कर दिया। अब इनके मध्य की दूरी कितनी मान लेंगे, 2 है, क्यों, विद्युत द्विध्रुव है तो अल्प दूरी होगी, तो मैंने दूरी मान ली 2 है। कितनी दूरी होगी, 2 है। अब इसका मिड पॉइंट यानी ये मिड पॉइंट मान लिया ओ, इसके मध्य बिंदु से अक्ष पर आर दूरी पर, यानी ये वाली टोटल डिस्टेंस कितनी मान ली, आर दूरी पर, इस पॉइंट पर मुझे क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया P और इस पर एक परीक्षण आवेश रख दिया Q0। परीक्षण आवेश सदैव कैसा होगा, धनात्मक होगा। परीक्षण आवेश कैसा होगा, धनात्मक। यही अपन थ्योरी के रूप में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश, यहाँ पर स्मॉल क्यू लिख देता हूँ ताकि लिखने में कंफर्टेबल रहेगा, माइनस क्यू आवेश तथा बी पर
प्लस क्यू आवेश स्थित है, प्लस क्यू आवेश स्थित है, इनके मध्य की दूरी दूरी 2 है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अक्ष पर R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित करते हैं। ये इसकी ध्यान रखना क्या होगी, थ्योरी होगी। जो डायग्राम बनाया वैसा एज इट इज मैंने लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, अब प्लस क्यू आवेश भी इस पर क्या लगाएगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और माइनस क्यू भी इस पर क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो एक एक पॉइंट के लिए सबसे पहले ए बिंदु के कारण यानी माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र किस प्रकार होगा, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी हो जाएगी, E1 की दिशा ये वाली हो जाएगी, E1 की दिशा ये वाले होगी। तो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल दें, तो माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, तो यहां पर E1 बराबर क्या हो जाएगा, E1 वेक्टर बराबर के क्यू बटा में। अब देखो यहां पर बीच की दूरी क्या होगी, ए से पी के मध्य की दूरी चाहिए, तो ये वाली तो आर दूरी है, या फिर एक बार लिख दूं एपी का स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या रहेगी, तो जानना E1 क्या हो जाएगा, के क्यू एपी का स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पी से ए की ओर। ठीक है। अब यहां पर एपी का मान रखेंगे, एपी किसके बराबर हो, मुझे पता O से लेके P तक की दूरी क्या है, R दूरी, और ये टोटल दूरी 2A है, तो ये वाली दूरी A होगी और ये वाली दूरी भी क्या होगी, A होगी, क्योंकि O को मिड पॉइंट पर स्थापित किया। तो यहां से R प्लस में क्या हो जाएगा, A, तो E1 वेक्टर बराबर के क्यू बटा में R प्लस A का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन हो जाएगी P से A की ओर, P से A की ओर। इसी प्रकार ये जो प्लस क्यू आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, तो प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, E2, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, E2 हो जाएगी। और E2 बराबर क्या हो जाएगा, E2 बराबर के क्यू जानना, ये आवेश लेते हैं परीक्षण आवेश, विद्युत क्षेत्र में कोई रोल नहीं रखता, और बीच की दूरी क्या हो जाएगा, बीपी का स्क्वायर, और डायरेक्शन हो जाएगी बी से पी की ओर, बी से पी की ओर। अब जाना बीपी दूरी क्या होगी, ये वाली दूरी होगी, मुझे पता है ये दूरी R है और ये दूरी A है, इस R में से यदि A को घटा दूं तो दूरी कौन सी बचेगी, बीपी वाली बचेगी। तो मैं यहाँ पर बीपी बराबर क्या लिखूंगा, R माइनस ए, तो E2 बराबर
के क्यू बटा में आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी बी से पी की ओर। इसको समीकरण 1 दे दिया, इसको समीकरण 2 दे दिया। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हैं। विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं हैं? दो दिशाएं। तो दो दिशाएं संभव नहीं है, तो इसका क्या लेंगे? सदिश योग करेंगे। क्या करेंगे? सदिश योग। अब सदिश योग करेंगे तो डायरेक्शन कौन सी ले रहा हूं? तो जाना ये दूरी कम है और ये दूरी ज्यादा है। यहां पर देखो के क्यू पर है, यहां पर भी क्या के क्यू, यहां पर आर प्लस है और यहां पर आर माइनस, यानी ये हर की जो वैल्यू है वो कम है, तो E2 ज्यादा होगा किससे? E1 से। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लूं तो इस डायरेक्शन को ले लूं नेगेटिव। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? E वेक्टर बराबर E2 वेक्टर प्लस E1 वेक्टर। वेक्टर में लिखते हैं, तो अब परिमाण में लिखना चाहूँ मोड में, तो E बराबर क्या हो जाएगा? E1 माइनस E2, E2 माइनस E1। तो वैल्यू रखेंगे यहाँ पर E बराबर E2 का मान क्या है? के क्यू बटा में आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बटा में आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब के क्यू दोनों में कॉमन है और यहाँ से मैं एलसीएम लूंगा। के क्यू को तो मैंने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। अब यहाँ से मैं क्या ले रहा हूँ? एलसीएम ले रहा हूँ। एलसीएम क्या होगा? ये दोनों संख्या आपस में क्या ले लूंगा? एलसीएम, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसका भाग दूंगा तो ये तो के क्यू बाहर चला गया, 1 है, तो बचेगा क्या? आर प्लस ए का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, आर प्लस ए का होल स्क्वायर का भाग दिया तो क्या बचेगा? आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहां पर देखो, यदि कोई टर्म इस प्रकार हो, यहां पर देखो ये फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होगा? ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिख देता हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और यहाँ पर क्या है? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको ए बी का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ? ठीक है, इस चीज को जानना है, यही कॉन्सेप्ट अपन यूज कर रहे हैं। तो E बराबर क्या हो जाएगा? के क्यू, और यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA, बंद करेंगे कोष्टक, और यहाँ पर क्या लिखूंगा? आर माइनस ए, आर प्लस ए और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सेम लिख रहा हूं, ई बराबर क्या हो जाएगा? के क्यू, और यहां पर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए माइनस बी का होल करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये कोष्टक बंद। उसके बाद बटा में इसको लिखूंगा आर माइनस ए और आर प्लस ए, इसका क्या करूंगा? होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस माइनस को अंदर गुणा करूंगा, तो माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA, माइनस गुणा करेंगे प्लस और माइनस, माइनस का आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 2RA बटा में क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी का, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको सॉल्यूशन करेंगे ए माइनस बी स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर क्या बचा? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां तक देखो, यहां से आर स्क्वायर कैंसिल,
ये माइनस का प्लस का आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया, ये आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको हटा रहा हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोटबुक में नोट कर लो। अब इसके आगे बढ़ रहे हैं अपन, तो यहां से क्या बचा, ई बराबर के क्यू कोष्ठक में है। यहां से देखो आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर 2r है और 2r है, कितना हो जाएगा 4r है, 4ra, और यहाँ पर क्या आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जानना r की बहुत बड़ी वैल्यू है किससे, a से, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखो ये ए बी क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, और इसके मध्य की जो दूरी होती है बहुत ही अल्प होती है, और उसका भी मैंने क्या कर दिया, आधा कर दिया, ए कर दिया, 2a होती है उसका भी मैंने क्या कर दिया, आधा कर दिया, और r क्या बहुत बड़ी है। तो उस कंडीशन में आर स्क्वायर की तुलना में, आर स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर को नगण्य मानते हैं, नगण्य मानते हैं। नगण्य मानेंगे तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, लगभग 0 के बराबर, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 मानेंगे, ए स्क्वायर बराबर 0 लिख देता हूँ। जब ए स्क्वायर बराबर 0 रहेगा तो ई बराबर क्या हो जाएगा के क्यू, और यहाँ पर 4ra बटा में आर स्क्वायर, और ये 0 हो जाएगा तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, के क्यू 4ra, और यहाँ पर r की पावर 4, यहाँ पर r की पावर 1 है तो r की पावर 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा r की पावर 3 हो जाएगा। तो मैं इसको और ज़्यादा लिखना चाहूँ तो क्यूब ई बराबर के क्यू, यहाँ पर क्या बचा 4 है, 4a को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 है बटा में r की पावर 3, बटा में क्या हो जाएगा r की पावर 3। इस डायग्राम को हटा रहा हूँ मैं। ठीक है, अब मैं इस Q को अंदर गुणा कर रहा हूं, के 2 को मैंने आगे लिख दिया इंटू के इंटू क्यू इंटू 2 है, इस प्रकार लिख सकता हूं, के क्यू 2 इंटू 2 है, इस सब को मैंने अलग अलग लिख दिया, 2 इंटू के इंटू क्यू इंटू 2 है, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया और यहाँ पर क्या लगा दिया आर क्यू। और मुझे पता है P बराबर क्या होता है Q इंटू 2 है, इसका मतलब इसकी जगह मैं क्या लिखता हूँ Q इंटू 2 है, तो E बराबर क्या हो जाएगा 2K P बटा आर क्यू। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाएगी। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सा ज्यादा था, E2 ज्यादा था। कौन सा ज्यादा था, E2। तो E2 की डायरेक्शन में रहेगी, E2 क्या था माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, यानी विद्युत द्विध्रुव की दिशा में, विद्युत द्विध्रुव की दिशा में, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो विद्युत द्विध्रुव की दिशा में होगी। इस चीज को ध्यान रखना। यहां पर विद्युत क्षेत्र अक्ष पर आया तो यहां पर लिख देता हूं अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस चीज को ढंग से समझो। यहां पर एक बार वापस देख लो, कोई भी चीज कंफ्यूजन है तो पूछ लो। यहां पर जानना, मैंने E2 माइनस E1 किया तो क्या किया, के क्यू बटा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दे। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि E1 की डायरेक्शन E2 से अपोजिट थी। अपोजिट को मैंने वापस डायरेक्शन चेंज किया तो क्या लगा दिया माइनस में, तो के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर मैंने के क्यू को बाहर ले लिया तो यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर और 1 अपॉन में आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो उस कंडीशन में मैंने क्या लिया, एलसीएम ले लिया। ये वाली दोनों टर्म एलसीएम में आ गई। जब इसका भाग देंगे तो ये वाली बच जाएगी ऊपर, इसका भाग दिया इसमें तो ये वाली वैल्यू ऊपर बच गई। तो यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को मैं ए बी का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई किया। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस ब्रैकेट लगा दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर सोल्व कर दिया और उसके बाद में ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो ए बी का होल स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर देखो ए माइनस बी ए प्लस बी आ रहा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर मैंने आर क्या है ए के बराबर, तो ए का स्क्वायर माइनस
ए का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर कर दिया, इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब जो वैल्यू कट रही थी माइनस को अंदर गुणा किया तो जो वैल्यू कट रही थी काट दिया, उसके बाद जो वैल्यू बची उसको यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर क्या ई बराबर के क्यू कोष्टक में 4r है बटा में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर मैंने कंडीशन डाल दी, यदि r बहुत बड़ा है किसकी तुलना में, a की तुलना में, उस कंडीशन में r स्क्वायर की तुलना में a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। तो वहां पर मैंने क्या लगा दिया, शून्य ही मान लिया। शून्य माना तो मेरे पास क्या प्राप्त हो गया, r स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये टर्म 0 हो गई, ये टर्म 0 होते ही ये हट जाएगा पूरा। किसी संख्या में 0 हटा दें तो ये संख्या पूरी पूरी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब r स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो r की पावर क्या बचेगी 4, और यहाँ से 4 होगी तो यहाँ पर एक r है, तो ये एक r की पावर 1 है, ये नीचे आएगा तो -1 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3। तो यहाँ पर ये टर्म बच गई। 2a को मैंने लिख दिया 2 × 2 है, 4a को मैंने क्या लिखा, यहाँ पर 4 है, इसको लिख दिया 2 × 2 है। तो यहाँ पर 2 को बाहर निकाल दिया, q को अंदर लेके आया, q × 2a किसके बराबर होता है, p के बराबर होता है। यही क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का तरीका ये रहेगा। इसमें कोई भी चीज कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अगला अपन देखेंगे विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जाना दोनों डेरिवेशन में इस बार बोर्ड एग्जाम में 2027 के बोर्ड एग्जाम में आपको एक डेरिवेशन देखने को जरूर मिलेगा। यदि कोई भी चीज समझ में नहीं आती है, आपको वापस किसी टॉपिक को रिवाइज करना है तो वापस एक बार देख लो। कोई भी कंफ्यूजन हो फिर भी नहीं समझ में आए तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगला देखेंगे विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। तो जानना डायग्राम को ढंग से समझना है, डायग्राम बेस पर ही थ्योरी रहेगी। मैं थ्योरी को बोल के बताऊंगा, आपको लिखना है, ठीक है। मैंने ए बी एक विद्युत द्विध्रुव लिया, ए और बी। ए पर मैंने -q आवेश स्थापित कर दिया, बी पर +q आवेश स्थापित कर दिया। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके ए बिंदु ए पर -q आवेश तथा बी पर +q आवेश स्थित है। इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्ष पर बिंदु O से निरक्ष पर स्थित r दूरी पर स्थित बिंदु P, निरक्ष पर r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। वापिस देख लो ढंग से लैंग्वेज। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, ए पर -q आवेश रखा, बी पर +q आवेश रखा। इन दोनों के मध्य की दूरी 2 है। दोनों के मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी, 2 है, तो ये वाली दूरी a और ये वाली दूरी भी कितनी हो जाएगी, a। और मध्य बिंदु O से निरक्ष पर r दूरी पर स्थित है। निरक्ष का मतलब हो जाए ये वाला, या लंबवत भी बोल सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव के लंबवत किसी बिंदु पर, ठीक है। लंबवत होगा तो भी निरक्ष पर ही रहेगा। इसको विस्वत भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, विस्वत बिंदु। इसको भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर r दूरी पर मैंने बिंदु बना लिया P, इस पर मुझे क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए मैं क्या रखूंगा, यहाँ पर परीक्षण आवेश। विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए यहाँ पर क्या रखूंगा, परीक्षण आवेश। इस परीक्षण आवेश पर या सीधे ही लिख सकते हैं, यहाँ पर परीक्षण आवेश ना रखें तो सीधे ही निकाल सकते हैं। -q आवेश कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो -q आवेश कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, इस चीज को निकालते हैं, ठीक है। ये वाला यहाँ पर परीक्षण आवेश Q0 रहेगा, प्लस है, ये माइनस है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी हो जाएगी, E1 नीचे की तरफ। E1 क्या हो जाएगी, नीचे की ओर। इसी प्रकार +q आवेश कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, ये वाली E2 प्राप्त हो जाएगी। इस चीज को जानना, बिंदु P पर -q आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा P से A की ओर, और +q आवेश कारण P पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, B से P की ओर। B से क्या हो जाएगा, P की ओर हो जाएगा। अब जानना, वापिस लैंग्वेज बता रहा हूं, ये डायग्राम हो गया। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके ए बिंदु पर -q आवेश है, बी बिंदु पर +q आवेश है। ए बी के मध्य की दूरी 2 है,
विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्ष पर R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। और ज्ञात करने के लिए एक परीक्षण आवेश Q0 बिंदु P पर स्थित करते हैं। ये इसकी लैंग्वेज रहेगी। लैंग्वेज आप अपने मन से भी लिख सकते हो, बना सकते हो, जैसे आपको समझ में आ रहा है। इस डायग्राम को अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। इस चीज़ का जानना लैंग्वेज फिजिक्स में मैटर नहीं करती है। तो बात करेंगे अब इसकी डेरिवेशन किस प्रकार रहेगा। तो सबसे पहले ज्ञात करूंगा माइनस क्यू आवेश कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र E1 बराबर क्या हो जाएगा, E1 बराबर के क्यू बटा में ये वाली दूरी हो जाएगी AP का स्क्वायर। और डायरेक्शन लिख देता हूं यहां पर, डायरेक्शन P से A की ओर, P से A की ओर, डायरेक्शन लिख दूं P से A की ओर। E1 वेक्टर लगा दूं, डायरेक्शन ये वाली रहेगी हमेशा। ठीक है, अब मुझे AP ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, AP ज्ञात करना है। अभी मुझे नहीं पता तो पहले आपको इसको L मान लो, फिर बाद में निकाल सकते हो। यदि अभी निकालना हो तो ये वाला समकोण त्रिभुज यूज करके अभी भी निकाल सकते हो। तो मैंने मान लिया ये दूरी कितनी है, एक बार के लिए x दूरी मान ली। कितनी मान ली, यहां से यहां पर x दूरी मानी। तो ये भी दूरी कितनी रहेगी, ये भी ध्यान रखना है, ये भी कितनी रहेगी, x ही रहेगी। ये भी दूरी कितनी रहेगी, x ही रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आधार इसका A, लंब इसका R है, यहाँ पर भी आधार A, लंब R है, तो दोनों के कर्ण भी क्या होंगे, समान। तो एक बार के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया E1 बराबर KQ बटा में x स्क्वायर। डायरेक्शन बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसको दे दिया समीकरण 1, इसको दे दिया समीकरण 1। इसी प्रकार मैं प्लस Q आवेश कारण विद्युत क्षेत्र निकालना चाहूँ, प्लस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, प्लस Q आवेश कारण विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E2 होगा। विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E2 होगा। तो E2 बराबर के Q बटा में R स्क्वायर। R क्या होता है, इन दोनों के मध्य की दूरी। तो मध्य की दूरी क्या होगी, BP का स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, B से P की ओर, B से P की ओर, B से P की ओर, B से P की ओर। और BP किसके बराबर होगी, x माना है तो आपने लिख दिया वापिस E2 बराबर KQ बटा में x स्क्वायर। और ये समीकरण 2 दे दिया। ये समीकरण क्या दे दिया, 2। अब देखो समीकरण 1, E बराबर क्या, KQ बटा x स्क्वायर, और E2 भी क्या है, KQ बटा x स्क्वायर। यानी E1 और E2 परिमाण में क्या है, समान। E1 और E2 परिमाण में क्या है, E1 और E2 परिमाण में तो क्या है, समान है। इस चीज को जानना, E1 और E2 परिमाण में समान है, लेकिन दोनों की दिशाएं क्या है, भिन्न भिन्न। दोनों की दिशाएं क्या है, भिन्न भिन्न। तो दोनों की दिशाएं भिन्न भिन्न है। एक ही बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशा संभव नहीं है। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी परिणामी दिशा ज्ञात करने के लिए E1 और E2 को घटकों में बांटते हैं। E1 और E2 को क्या बांटेंगे, घटकों में। अब घटकों में किस प्रकार बांटेंगे, इस चीज को समझो। अब मुझे पता है ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये भी भुजाएं बराबर है, तो ये सम त्रिभुज हो गए, एक समान त्रिभुज हो गए। एक समान त्रिभुज के सभी कोण भी क्या होंगे, समान। ये थीटा तो ये भी कितना बनेगा, थीटा। ये थीटा तो ये भी कितना बनेगा, थीटा। अब ध्यान रखना, यहां पर मैंने एक लाइन खींची सीधी इसके क्षैतिज में, ये वाली लाइन। तो जानना ये क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। जेड का अंत्य कोण हमेशा क्या होता है, समान होता है, थीटा। अब दो समांतर लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दो समांतर है, इसको क्रॉस लाइन काट रही है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अब जानना E1 का ये थीटा वाला घटक क्या हो जाएगा, E1 कोस थीटा, E1 कोस थीटा। और ये घटक कौन सा हो जाएगा, E1 साइन थीटा, E1 साइन थीटा। इसी प्रकार E2 को भी घटकों में बांटेंगे। E2 को इस साइड में थीटा वाला घटक क्या हो जाएगा, E2 कोस थीटा। और ये वाला घटक कौन सा हो जाएगा, E2 साइन थीटा, E2 साइन थीटा। अब देखो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, थीटा बराबर है E1 और E2 बराबर है। तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त करेंगे।
एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, क्योंकि डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। लेकिन E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दिशा में समान होने के कारण क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा इन दोनों के योग के बराबर प्राप्त होगी। यही चीज लिखने वाले हैं। E1 व E2 परिमाण में समान, व दिशा में भिन्न भिन्न होने के कारण, E1 व E2 को घटकों में वियोजित किया जाता है, जिससे साइन घटक परिमाण में समान व दिशा में विपरीत होने के कारण, परिमाण में समान व दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, तथा इसका कोष घटक दिशा में समान होने के कारण जुड़ जाता है, दिशा में समान होने के कारण जुड़ जाता है। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, E बराबर E1 cos थीटा व E2 cos थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा व E2 cos थीटा। यहाँ पर E1 और E2 परिमाण में समान है, तो E1 की जगह मैं E2 लिख सकता हूँ या E2 की जगह E1 लिख सकता हूँ। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, E बराबर 2E1 cos थीटा। यहाँ पर समीकरण हो जाएगा 3। अब इस समीकरण 3 में वैल्यू रखेंगे कि इसकी E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, KQ/x² और cos थीटा की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको साइड में लिख रहा हूँ, आपको यहाँ पर लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर लिख लो। त्रिभुज AOP से मैं निकाल सकता हूँ यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो एक कंडीशन क्या निकालेंगे, यहाँ पर x² बराबर हो जाएगा R² प्लस A²। दूसरा क्या निकालूंगा, cos थीटा निकालूंगा। cos थीटा क्या हो जाएगा, थीटा लाल बटा कक्का से, cos थीटा क्या हो, लाल बटा कक्का, तो आधार बटा कर्ण। तो यहां से आधार क्या हो जाएगा A, कर्ण क्या हो जाएगा R। तो cos थीटा बराबर A बटा x, A बटा यानी आधार ये हो गया, कर्ण x है तो R A बटा में क्या हो जाएगा x, A बटा में x। ये वैल्यू यहां पर रखेंगे तो यहां पर E1 बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, E1 बराबर 2, सॉरी E बराबर हो जाएगा 2, E1 का मान 2KQ/x² इंटू कोस थीटा की जगह क्या हो जाएगा, A बटा में x। कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, A बटा में x। अच्छा नहीं दिखाई दे रहा क्या, थोड़ा सा इसको
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 2 को a के साथ में गुणा कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देख लो e बराबर के एज इट इज q इंटू 2a लिख दिया, और यहाँ पर क्या हो गया x का क्यूब, क्या हो जाएगा x का क्यूब। अब ध्यान रखो ये q इंटू 2a किसके बराबर हो गया, p के बराबर। इस x क्यूब की वैल्यू रखेंगे, मुझे पता x बराबर क्या आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, x बराबर कितना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा रूट में या पावर हाफ कर दूं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ। तो ये वैल्यू यहाँ पर रखूँगा मैं x का मान, तो यहाँ पर e बराबर 2, ये इसको लिख सकता हूँ p, या एक बार एज इट इज लिख दूँ q इंटू 2a, ये q है ध्यान रखना इस चीज़ को, बटा यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ, और ये पावर 3 है तो 3/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2। जानना ये पावर हाफ है, और ऊपर गुणा करेंगे 1/2 को 3 से गुणा करेंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा 3/2 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो r क्या है, कंडीशन वापस r बहुत बड़ा है किससे, a से, तो उस कंडीशन में आर स्क्वायर की तुलना में, आर स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर नगण्य मानते हैं, नगण्य मानते हैं, ए स्क्वायर को क्या मानेंगे नगण्य। जैसे ही इसको नगण्य मानेंगे तो ई बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 2, इसको भी मैं लिख सकता हूँ p बराबर क्या होता है q इंटू 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा के पी बटा में आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा के पी बटा में आर क्यूब। ये किस पर प्राप्त हो रहा है, ये जानना ई निरक्ष पर, किस पर प्राप्त हो रहा है निरक्ष पर, तो जानना अक्ष और निरक्ष के बीच का रिलेशन ये रहने वाला है। इस प्रकार इस डेरिवेशन को पूरा कंप्लीट करोगे। एक बार वापस समझा देता हूँ, अच्छे से देखना है, कोई भी चीज़ कंफ्यूजन है वापस पूछना है। तो विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है अपने को, तो उसके लिए इसकी लैंग्वेज क्या रहेगी, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव लिया, ए पर -q आवेश स्थित किया, बी पर +q आवेश स्थित किया, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2 है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2 है। ए बी का मध्य बिंदु या मिड पॉइंट बोलते हैं, मध्य बिंदु ओ से निरक्ष पर r दूरी पर स्थित बिंदु P पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए यहाँ पर एक फ्रिक्शन आवेश Q नोट को स्थापित किया। फ्रिक्शन आवेश को किसको स्थापित किया, Q नोट को स्थापित किया, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, Q नोट को स्थापित किया। तो यहाँ पर -q आवेश कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, KQ बटा Q कौन सा होगा, स्रोत आवेश होगा, KQ बटा आर स्क्वायर, r कौन सा माना है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस AP, तो AP का स्क्वायर, AP को मैंने क्या मान लिया x मान लिया, कितना मान लिया एक बार के लिए x मान लिया, तो यहाँ पर लिख दिया x का स्क्वायर। इसी प्रकार डायरेक्शन कौन सी रहेगी, ऋण आवेश है तो आकर्षण रहेगा, तो इस तरफ रहेगी डायरेक्शन नीचे की ओर, यानी P से A की ओर। इसी प्रकार +q आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, दूर की ओर रहेगी, और क्या हो जाएगा KQ अपॉन BP का स्क्वायर। BP क्या होता है, B और P के मध्य की दूरी, और x माना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 देखते हैं, दोनों E1 और E2 आपस में क्या होंगे बराबर, E1 और E2 आपस में क्या होंगे बराबर। अब E1 और E2 बराबर तो है परिमाण में, लेकिन दिशा क्या थी, एक ही नीचे की तरफ थी, एक ही ऊपर की तरफ, तो बिंदु P पर दो दिशाएं संभव नहीं है, इसके लिए एक दिशा में ज्ञात करेंगे। एक दिशा में ज्ञात करने के लिए E1 और E2 को घटकों में वियोजित करते हैं, घटकों में तोड़ते हैं। तो घटकों में तोड़ेंगे किस प्रकार, तो मैंने मान लिया ये x है, ये भी x है, ये मान लो एंगल थीटा बना रहा है, तो ये भी एंगल कितना बनाएगा थीटा, क्योंकि इस बड़े वाले त्रिभुज को एक बार के लिए मान लो तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बनता है, ये भी x है, ये भी x है, दो भुजाएं समान है तो दो कोण भी समान होंगे, इसके सामने वाला कोण x है तो इसके सामने वाला कोण भी क्या होगा x होगा। यदि इसके सामने वाला कोण थीटा है तो इसके सामने वाला कोण भी थीटा होगा। इस चीज के जाना, समद्विभाजक कोण का मतलब है संगत भुजाओं के सामने वाले कोण भी क्या होंगे समान होंगे। तो ये थीटा है, तो यहाँ पर मैंने एक पैरेलल लाइन खींच ली इस AB के पैरेलल लाइन खींची, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एक जेड का बन रहा है, जेड के अंत्य कोण हमेशा बराबर है, ये थीटा तो ये भी क्या होगा थीटा। और यहाँ पर देखो दो पैरेलल लाइन है, एक सीधी लाइन काट रही है तो उसके संगत कोण भी आपस में क्या होंगे बराबर, यानी ये थीटा तो ये भी कितना होगा थीटा होगा। अब E1 को घटकों में बांटते हैं, थीटा के साथ में हमेशा कोस घटक आएगा और थीटा के लंब में क्या आ जाएगा साइन घटक। इसी प्रकार E2 का थीटा के साथ में कोस घटक और लंबवत क्या हो जाएगा साइन घटक।
और अब देख तो यहाँ पर E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, E1 sin थीटा नीचे की ओर है लंबवत और E2 sin थीटा लंबवत ऊपर की ओर है। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त करेंगे। और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के परिमाण में समान और दिशा में समान होने के कारण क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यही लैंग्वेज लिखी हुई है पूरी की पूरी। उसके बाद में लिखा परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र दोनों का क्या हो जाएगा, योग, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब जाना E1 और E2 समान है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, E1, तो E1 cos थीटा और E1 cos थीटा क्या हो जाएगा, 2E1 cos थीटा हो जाएगा, 2E1 cos थीटा। अब विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए आपको E1 का मान चाहिए, तो E1 का मान तो समीकरण 1 में है। और किसका मान चाहिए, cos थीटा का मान चाहिए। तो cos थीटा का मान ज्ञात करने के लिए मैंने त्रिभुज ले लिया APO, ये वाला त्रिभुज ले लिया, AOP त्रिभुज है, AO त्रिभुज है। अब देखो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है AOP। ये कैसा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये A पॉइंट है, ये O है, ये P है, ये समकोण है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये क्या हो जाएगा थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब R मान लिया है, और ये कितना, आधार A। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यही मैंने लिखा x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब मुझे यहाँ से थीटा ज्ञात करना है, ये मेरे पास थीटा है, थीटा बराबर क्या होता है, लंब, लंब क्या हो जाएगा, थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, आधार क्या हो जाएगा A, आधार क्या हो जाएगा A, और कर्ण क्या है K की जगह x, कर्ण क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। ये वैल्यू समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखेंगे तो 2 तो एज इट इज लिख दिया, E1 का मान रख दिया यहाँ से KQ बटा x स्क्वायर, और cos थीटा का मान A इंटू 2 है, ये जानना A है, क्या है A बटा में x। अब मैं इसको अंदर गुणा कर लिख सकता हूँ, 2 को A के साथ में लिख रहा हूँ गुणा करके, तो E बराबर K तो बाहर रख दिया, Q इंटू 2 है, ब्रैकेट में लग दूँ, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये x स्क्वायर और x गुणा होके क्या हो गया, x का क्यूब हो गया, ये क्या हो गया, x का क्यूब। मुझे पता है x स्क्वायर बराबर कितना, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। x का मान से ये दोनों तरफ क्या लूंगा, पावर आप करूंगा, यहाँ पर भी पावर आप करेंगे, यहाँ पर भी पावर आप करेंगे। x निकालने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पर पावर आप कर दी, यहाँ पर भी पावर, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, तो x बच गया। यहाँ पर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर कितनी बच गई, 1/2। अब यदि पावर के ऊपर पावर है, यानी इसको मैं किससे गुणा करूं, क्यूब से गुणा करूंगा, यहाँ भी किससे गुणा करूंगा, क्यूब से। तो 1/2 को 3 से गुणा करेंगे, क्या प्राप्त हो जाएगा, 3/2 प्राप्त हो जाएगा। अब जानना है यहाँ पर R बहुत बड़ा है A की तुलना में, तो A स्क्वायर की तुलना में A स्क्वायर को नगण्य मानते हैं, यानी ये 0 हो जाएगा। ये 0 होते ही R स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। जब पावर के ऊपर पावर होती है तो वो आपस में क्या होगी, सदैव गुणा में, तो 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा क्या, KP अपॉन R, R का क्यूब। तो यही क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र। अब आपको विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला पढ़ा था, अक्ष पर कितना था, 2KP अपॉन R क्यूब। यदि मैं इसको इस प्रकार लिख दूं, इसकी जगह क्या लिख दूं, निरक्ष लिख दूं, तो ये भी पेपर में पूछा गया है, जानना, E अक्ष बराबर होगा 2 गुना निरक्ष पर, यानी निरक्ष पर जितना विद्युत क्षेत्र होगा उससे 2 गुना कहां पर होगा, अक्ष पर होगा। इस चीज को भी पेपर में पूछा गया है, ई अक्ष व ई निरक्ष का अनुपात बताइए। तो ई अक्ष और निरक्ष को इधर लेके आएंगे तो 2:1, ई अक्ष और ई निरक्ष का अनुपात पूछ लें तो जानना क्या होगा, 2:1। यानी निरक्ष से सदैव कितना बल लगेगा, निरक्ष से सदैव कितना विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, 2 गुना ज्यादा होगा। इस चीज को ध्यान से समझेंगे। आज के लिए अपन इतने करने वाले हैं। अगले क्लास में लेके आएंगे अपन विद्युत फ्लक्स के बारे में, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ लिया अपन ने, विद्युत फ्लक्स के बारे में अगले टॉपिक में लेके आएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, नोट्स बनाते रहें। यदि आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाओ, जहाँ पर टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च बटन में जाओगे तो वहाँ पर @physicsPro7 डालते ही आपको मेरी आईडी खुल जाएगी। वहाँ पर आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पर आपको जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होने लगेगा उससे पहले आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स होंगे, बहुत ही शानदार तरीके से लिखे होंगे, और उन नोट्स को पढ़ के बच्चों के 100 में से 100 अंक फिजिक्स में प्राप्त किए हुए हैं। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, कोई भी चीज़ कन्फ्यूजन हो उसको पूछना है और इसको बार बार रिवीजन करते रहना है।